संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम कालिदास की गीति काव्य मेघदूत के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत के गीति काव्यों में मेघदूत का स्थान अग्रगण्य है। जैसी रमणीय एवं सुकुमार कल्पना इस काव्य में हुई है, उसी के अनुरूप इसकी भाषा एवं शैली भी अत्यंत मनोहर है। इसकी भाषा बड़ी ही प्रांजल, परिमार्जित एवं प्रवाहपूर्ण है। शब्दों के चुनाव में कवि ने विशेष कौशल दिखाया है। कहीं माधुर्य की व्यंजक सिंधित मधुर पदावली है, कहीं कोमलकांत पदावली द्वारा प्रेमिका की अति सुकुमार हृदय कली का आभास कराया गया है। कहीं शब्दों की नादात्मक ध्वनि से ही वर्णित विषय का चित्र उपस्थित कर दिया गया है, तो कहीं शुभक शब्द मैत्री द्वारा छंद में रमणीयता का संचार किया गया है। मेघदूत की शैली कालिदास की स्वाभाविकता और प्रसादिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मेघदूत के पद्यों की रमणीयता, स्वर सौष्ठव, माधुर्य विलास एवं कोमल संगीत लहरी दर्शनीय है। सारा काव्य मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, जिसकी मंद मधुर गति विप्रलम्ब श्रृंगार के करुण कोमल भाव को व्यंजित करने में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। तभी तो कालिदास ने मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा करते हुए क्षेमेंद्र कहते हैं, सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते सदस्यु नमकस्य एव काम्बोज तुरंगानाम। परिमित पदावली में भाव की विशद व्यंजना कर देना मेघदूत का विशेष गुण है। स्थल स्थल पर भावों और दृश्यों के सुंदर शब्द चित्र अंकित है। कैलाश पर्वत की गोद में पड़ी हुई अलका का बिंबग्राही चित्र दर्शनीय है। तस्योत्संगे प्रणयीन इव शस्त्र गंगा दुकूलाम न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकाम ज्ञास्यसे कामचारिन्। अलका के प्रासादों की पारस्परिक तुलना ने कवि ने समाज शैली का अपना परिचय दिया है। विद्युतवंतम ललित वनिता सेन्द्र चापम सचित्रा संगीताय प्रहत मूर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम मणिमय भुवस्त उतंग अभ्रमलिह आग्रा प्रसादास्त्वाम तुलितुम अलमलम यत्र तेस्ते विशेषे। मेघदूत में अलंकारों का यथास्थान उपयुक्त प्रयोग नैसर्गिक चारुता का संचार करता है। उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का तो बड़ा ही सुंदर समुचित प्रयोग हुआ है। कालिदास की उपमाओं का तो कहना ही क्या। प्राकृतिक दृश्यों का मानवीय सौंदर्य से सुरुचिपूर्ण सादृश्य स्थापित किया गया है। वर्षा काल में महलों पर शुभ्र जल बिंदु की झड़ी लगाने वाली मेघवृंद अलका सुंदरी के मुक्तामंडित केशकलाप की भांति है। या वह काले वहती सलिलुद्गार उच्चैर विमाना मुक्ता जाल ग्रथित अलकम कामिनी वाभ्र वृंदम। तभी कालिदास मानवीय सौंदर्य की तुलना प्रकृति सौंदर्य से करते हैं। चिंता से कृशकाय विरह शैया पर एक ही करवत पड़ी यक्ष पत्नी का कृष्ण पक्ष की क्षीण चंद्रकला की भांति है। आदि श्यामाम विरह शयने स निष्णे पाशर्वा प्राची मूले तनुमियु कला मात्र शेषा हिमांशो। बेचारी विरहिणी यक्ष पत्नी बरुनियों में निरंतर आंसू के बड़े बड़े बूंद भरे रहने के कारण मेघाच्छन्न दिवस में स्थल कमलिनी की भांति न जागती है न सोती है। मेघदूत में स्थान स्थान पर अभिनय उत्प्रेक्षाओं का सुंदर उपयोग हुआ है। कैलाश पर्वत की शुभ्र धवल हिमाच्छादित चोटियाँ ऐसी शोभित लग रही हैं मानो शंकर के प्रतिदिन अट्टहास की राशियाँ लगी हो। मेघों को ऊपर जाते देख जब मृगनयनी यक्ष पत्नी के नेत्र फड़क उठते हैं, तभी उस समय उनकी शोभा उस कमल के समान होती है जो किसी मछली के उछलने के कारण चंचल हो उठा हो। पर्वत की चोटी पर छा जाने वाला श्याम वर्ण मेघ शिव के शुभ्र वृषभ के सींग पर लगे पंख की छवि धारण करता है। मेघदूत में कालिदास ने प्रकृति तथा अंतः प्रकृति इन दोनों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। बाह्य प्रकृति के चित्रण में कवि की अंतरात्मा प्रत्येक दृश्य के साथ मानो रम गई है। बाह्य प्रकृति के प्रति कवि का अनन्य अनुराग दिखाई पड़ता है। दृश्यों का ऐसा क्रमबद्ध और संश्लिष्ट चित्रण किया गया है कि हमारे मानसिक नेत्रों के सम्मुख उनका एक चित्र उपस्थित हो जाता है। सारा पूर्व मेघ बाह्य प्रकृति का ही मनोहर रूप योजात्मक चित्रण है। वर्षा ऋतु का जैसा स्निग्ध और हृदयगाही वर्णन मेघदूत में किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।
कहीं प्रथम दृष्टि के कारण नए जूते खेतों से सौंधी महक उड़ रही है, कहीं खिले केतक कुसुमों के पराग से उपवन का परिसर धवल हो रहा है, कहीं मत मयूर नाच रहे हैं तो कहीं हिरन चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मतवाले हाथी सुंडों की सिसकारी भरकर मंद समीर का पान कर रहे हैं। मेघदूत में प्रकृति वर्णन में ऐसे स्थल हैं जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ मानसरोवर को जाने वाले राजहंसों का चित्र दर्शनीय है, जो अपनी चोंचों में पाथेयी के लिए कमलनाल के मृदुल दलों को दबाए मेघ के साथ साथ उड़ते जा रहे हैं। यक्ष के प्रणय संदेश को ले जाते हुए मेघ का नयन सुभग रूप स्थल स्थल पर अंकित है। अनुकूल पवन से प्रेरित हो कभी वह सीधे, कभी मुड़कर, कभी लंबे तिरछे होकर उड़ता है। कहीं वह गिरी शिखरों पर विश्राम करता है, कहीं क्षीण होने पर सरिता के सरस सलील का पान करता है, तो कहीं मूसलाधार वृष्टि बरसाता है। कहीं वह घनश्याम सा श्याम बन जाता है, कहीं सायंकाल होने पर अभिनव जपा कुसुम की भांति लालिमा धारण करता है, तो कहीं कनक कसोट की रेखा जैसी विद्युत की छटा दिखाता है। प्रदोष काल में पशुपति पूजा में मंद मंद गर्जन कर वह डंके का काम करता है। कभी फव्वारे जैसा उड़कर, कभी करीशावक जैसा बनकर और कभी पर्वत शिखरों पर चिकनी चोटी की तरह चिपटकर वह भांति भांति की क्रीड़ा करता है। कालिदास ने मेघ को भाप, पवन, पानी और पावक का नीरा संगात ही नहीं बनाया है, अपितु एक सजीव प्राणी के रूप में चित्रित किया है, जिसमें विनोद प्रियता है, रसिकता है और है यक्ष के समान प्रणयी पिपासा। कभी वह कनक कमलाकार मानसरोवर के सलील का पान करता है, कभी नानाविध क्रीड़ा में निरत हो गिरी श्रृंगों पर विहार करता है, तो कहीं ऐरावत का मुखपट बन उसे महान मोद देता है। सहृदय मेघ दशपुर वधुओं के भ्रू विलासों से वंचित नहीं रहता। रुचिर रमणियों के पदराग से अंकित उज्जैनी के सुरम्य महलों की छतों पर रात बिताकर वह मार्ग श्रम दूर करता है। मुरझाते कण कमलों से सुशोभित मालिनी के मुखड़ों पर छाया कर वह उनका प्रीतिपात्र बनता है। रसिक और सहृदय होने के कारण वह अपने घोर गर्जन से अभिसारिकाओं को डराता नहीं। मछली की किलोल के रूप में चंचल कटाक्ष करने वाली नदी को वह निष्ठुर बन निराश नहीं करता। कालिदास के अनुसार प्रकृति में सर्वत्र प्रेम की शीतल छाया प्रसार कर रही है। सारी चराचर प्रकृति सचेतन एवं भावनाशील है। नदियाँ मानिनी प्रेमिका की भांति इटलाकर अपनी लहर रूपी भौहें तान लेती है। भोर ही सूर्य अपनी खंडिता प्रियतमा नलिनी के ओस रूपी आंसुओं को अपने करों से पोंछता है। प्रियतम सा चाटुकार शिप्रावात कामनियों के मुख मय गात्र का स्पर्श करता है। प्रकृति के रमणीय दृश्य मानवों को ही नहीं, पशु पक्षियों और जड़ पदार्थों को भी उत्कंठित कर देते हैं। घटाओं में घिरे मेघ को देखते ही उसका सगा पपीहा चहकने लगता है। बगुलियाँ गर्भाधान का समय जानकर मेघ का सम्मान करती है। सजल नयन केकी कूकों से उसका स्वागत करते हैं। पर्वत उसको गले लगाकर खिले कदम्बों से पुलकित हो उठते हैं। प्रकृति के पारस्परिक संवेदना के भाव भी दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ बहुत दिनों से अपने स्नेही मेघ को देखकर गर्म आंसू बहाता है। मेघ पहाड़ से सखा की भांति मिलकर उससे विदा मांगता है। प्रकृति के विविध दृश्य मानव हृदय को भिन्न भिन्न प्रकार से उत्कंठाओं एवं प्रेरणाओं से आंदोलित करते हैं। अंतः और बाह्य प्रकृति का यह घनिष्ठ संबंध मेघदूत में सर्वत्र देखने को मिलता है। वर्षा काल की सुहावनी छटा को देखकर विधि यक्ष अनमना हो जाता है। विधिनियाँ पथिक रमणियाँ हवा पर सवार मेघ को देखकर अपने प्रियतम के आगमन की आशा में धैर्य धारण करती है। सरल स्वभावा सिद्धांगनाएं आकाश में घने कृष्णवर्ण के मेघों को देखकर उन्हें हवा में उड़ती पहाड़ की चोटियां समझती है। भ्रू विलासान अनभिज्ञम ग्राम तरुणियाँ अपनी नेह भरी भोली चितवन से मेघ का स्वागत करती है। कटाक्ष करने में चतुर पौर स्त्रियाँ अपने चल चपला से चकित चुटीले बाके नैनों में मेघ को उलझाने का प्रयत्न करती है। प्रकृति में सहानुभूति का भावना का भी मनोरम आरोप किया गया है। यक्ष की करुण दिशा को देखकर प्रकृति उसके प्रति संवेदना प्रकट करती है। जब यक्ष स्वप्न में अपनी प्रियतमा के आलिंगन के लिए शून्य गगन में बाहें फैलाता है, तो वन देवदियाँ उसकी दशा देख मोतियों के समान आंसुओं की बड़ी बड़ी
बूंदें टपकाती है। मेघदूत की कल्पना श्रृंगारित होते हुए भी उसमें शिष्ट नैतिकता का समावेश है। मेघदूत का विदेशों में भी खूब प्रचार हुआ है। जर्मन कवि शीलर ने अपनी मेरिया स्टुअर्ट नामक नाट्य काव्य में कालिदास के अनुकरण पर मेघ द्वारा संदेश भेजने की कल्पना की है। धन्यवाद। संस्कृत साहित्य के गीति